हाय गाइस, नाउ यू आर लॉग इन अनुभव एकेडमी। हमारी सीरीज क्विक रिवीजन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे इसी तरह के वीडियोस आपको आगे मिल सकें। आज हम इसके पिछले वीडियो में जिस टॉपिक का क्विक रिवीजन किया है उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार दोस्तों पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चंस को देखने से पहले आप उसको पॉज करें, उसके आंसर स्वयं दें रिवीजन नोट्स पढ़ने के बाद, और उसके बाद आंसर्स को देखें। आइए शुरुआत करते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये आया था IAS प्री 1996 में। जैसा कि हमने इसके पहले क्विक रिवीजन वाले वीडियो में पढ़ा था कि सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार किया था। आइए और समझते हैं इसके बारे में। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था और यह किसने उठाया? स्वराज पार्टी ने। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? UPGIC 2017 में पूछा गया था। किसने प्रस्तुत किया था? MN रॉय। क्या प्रस्तुत किया था? संविधान निर्मात्री सभा का विचार। ध्यान रखेंगे इसको। आइए देखते हैं। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार MN रॉय ने दिया था। अगला प्रश्न, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन द्वारा। जैसा कि हमने वीडियो में पढ़ा था, यह पूछा गया था UPPCS स्पेशल मेंस 2008 में। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने जो कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद किया गया था, इसका प्रस्ताव किसने रखा था? सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में। अगला प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका सही आंसर है 10 लाख व्यक्ति। आइए पढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 1946 में। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था सदस्य? विलियम वुड सदस्य नहीं थे। यह है इसका राइट आंसर। आइए पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे और किस पद में थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। ध्यान रखेंगे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे और AB अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। किसके द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? IAS प्री 1995 का क्वेश्चन है। कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। आइए और पढ़ते हैं इनके बारे में। 24 अगस्त 1946 को
अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाल लेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था इसमें? राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे, तो इसके सदस्य नहीं थे ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस राधा कृष्णन। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, कथन ए। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। बिल्कुल सही है ये कथन। दूसरा, कारण आर। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। कभी इनका वेवेल का विचार तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, तो इसका है कथन तो सही है दोस्तों, पर कारण गलत है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए हम इसको विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर विस्काउंट बेवेल वायसरॉय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुसलमान एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन तो सही है, लेकिन कारण गलत है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? पहला देखेंगे, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। कौन? संविधान सभा। बिल्कुल सही है, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी संविधान सभा। दूसरा, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। बिल्कुल सही, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी संविधान सभा। तीसरा, वह बहुदलीय निकाय थी। बिल्कुल सही, ये भी सही है। और चौथा, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। किसने? संविधान सभा ने। ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारे चारों ऑप्शन सही हैं। ये IAS प्री 2003 का क्वेश्चन है, जिसमें सारे ही ऑप्शन संविधान सभा के फेवर में है, अर्थात इसका आंसर यहाँ पर नहीं था। आइए और समझते हैं इसके बारे में। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया संविधान सभा के गठन के लिए। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। संविधान सभा प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, क्योंकि इसमें विधानसभाओं का उपयोग किया गया था इसका संविधान सभा के गठन के लिए। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। बिल्कुल सही, वयस्क मताधिकार था ही नहीं, क्योंकि विधानसभाओं का उपयोग किया गया था संविधान सभा के गठन के लिए। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी और अन्य कई तरह की कमेटियां।
पिछले क्वेश्चन पर ही आधारित यह क्वेश्चन भी RAS RTS प्री 2018 में पूछा गया था। आप खुद इसका आंसर दीजिए वीडियो पॉज करके, आपको स्वयं बनेगा इसका आंसर। आइए पढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बिल्कुल सही, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी क्योंकि विधानसभाओं के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। दूसरा, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। नहीं, यह तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। गलत, यह बहुदलीय संरचना थी। चौथा, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। बिल्कुल सही। तो हमारा ए और डी सही, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। MPPSC प्री 2012 पर आधारित है। जैसा कि हमने अभी इसके पहले पढ़ा है, उन्हीं तथ्यों पर कई प्रश्न घुमाकर बार बार पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन बताना है। गलत कथन। पहला, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। बिल्कुल सही दोस्तों। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। बिल्कुल गलत। हमने पढ़ा था विधानसभाओं के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया था, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अर्थात क्वेश्चन के अनुसार। लेकिन हमारे जो संविधान सभा के बारे में बातें हैं वो ए, बी और डी सही हैं, और क्वेश्चन के अनुसार सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत कथन है। आइए पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में और। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसा कि हम बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पूछा जा रहा है कि कैसे हुआ था, तो विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था संविधान सभा के सदस्यों का, ना कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। दोस्तों, ये IAS प्री 2002 का क्वेश्चन है, इसे आप खुद वीडियो पॉज करें, खुद इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को अभी अभी हमने पढ़ा था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन पूछा गया था IAS प्री 2013 में। दोस्तों, बार बार वही क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं ऐसे वीडियो बनाया हूं जिससे आपको पता चले कि एक टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, और आपसे बिल्कुल 101% इस टॉपिक के क्वेश्चन कभी नहीं छूटेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया था UPPSC प्री 1993 में। क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है, घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। आइए पढ़ते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। प्रांत अर्थात जो राज्य कहते हैं अभी, अर्थात राज्य की विधान सभाओं द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी दोस्तों दो शब्द हैं, अस्थायी और स्थायी। तो अस्थायी जो सबसे पहले अध्यक्ष चुने गए थे हुए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। आइए और पढ़ते हैं इसके बाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर अर्थात 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यूपीपीएससी प्री 1990 का क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। यहां ये नहीं पूछा गया है स्थायी अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष, तो यहां पे केवल प्रथम बैठक का पूछा गया था। तो प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो इसको बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों, वही क्वेश्चन घुमा फिराकर बार बार पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपीपीएससी मेंस 2013 में उसी क्वेश्चन को घुमाकर पुनः पूछा गया। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन, शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, उद्घाटन मतलब अर्थात प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। आपको पता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। उद्घाटन अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, भारत की संविधान निर्मात्री सभा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने संविधान निर्माण में एक समिति बनी थी और उसने संविधान में किन किन अनुच्छेदों को, किन किन चीजों को रखना है, यह सब डिसाइड किया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एमपीपीएससी प्री 2010 स्वतंत्र भारत, ध्यान रखेंगे शब्द लिखा है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, यूपीपीएससी प्री 1995 भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी याद करेंगे, 9 दिसंबर 1946 को, जब अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, संविधान सभा का गठन कब हुआ। अभी हमने पढ़ा 9 दिसंबर 1946, यहां 9 नहीं दिया हुआ, केवल मंथ दिया हुआ है, तो दिसंबर 1946 इज द राइट आंसर। यूपीपीएससी प्री 1990 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न, यूपीपीएससी मेंस 2011 में भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, वही क्वेश्चन अलग अलग शब्दों को बना बनाकर बार बार पूछा जा रहा है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, यूपीपीएससी प्री 1998 भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन नंबर बी। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। अभी अभी हमने पढ़ा जवाहरलाल नेहरू ने रखा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, वही प्रश्न अलग भाषा के रूप में पूछा गया है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूपीपीएससी मेंस 2007 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, यूपीपीएससी मेंस 2010 का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। पहला, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल सही दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि संविधान में निर्माण में इसका पूरा असर था। दूसरा, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बिल्कुल सही। तीसरा, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, लोगों द्वारा लोगों के लिए, ऐसा हमारा उद्देश्य की प्रस्तावना में लिखा गया है। तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। बिल्कुल गलत है दोस्तों, राज्य का शब्द यहां अपने देश से है और राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो यहां पे सही है 1, 2 और 3, अर्थात राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए और पढ़ते हैं इनके बारे में।
भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अन्य तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यूपीपीएससी मेंस 2005। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? दोस्तों, अधिवेशन तो अगर मुख्य रूप से देखे जाएं तो 11 अधिवेशन हुए थे, जिसमें एक दिन और अतिरिक्त लिया गया था। इसके जो नजदीक है वो है ऑप्शन नंबर 12, अर्थात 11 अधिवेशन और एक दिन और लिया गया था अतिरिक्त के रूप में। आइए इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष याद रखेंगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन अर्थात कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। दोस्तों, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 26 नवंबर 1949 को 11वें अधिवेशन का अंतिम दिन था, लेकिन इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसके पहले हमने पढ़ा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सूची X को सूची Y से मिलाना है। पहला, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष थे हमारे H.C. मुखर्जी, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। दूसरा, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? वो थे K.M. मुंशी, ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? V.T. कृष्णामाचारी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, अर्थात सही आंसर होगा 4। और उसके बाद हमारा 4 के बाद जो सेकंड आंसर है वो K.M. मुंशी। 4, 3, 1 और 2, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे दोस्तों? डॉक्टर B.N. राव। B.N. राव थे। कई बार सेम क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। आइए B.N. राव जी का पूरा नाम पढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव अर्थात B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव अर्थात B.N. राव। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। प्रथम प्रारूप संवैधानिक सलाहकार B.N. राव जी द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। B.N. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन, तीसरा वाचन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों, तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था 17 नवंबर 1949 को, लेकिन यहाँ पे 17 नवंबर नहीं दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही ऑप्शन
नहीं है। आइए पढ़ते हैं और इसके बारे में। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान की उद्देशिका अर्थात जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही मानी गई। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इसके पहले प्रश्न में जैसा कि हमने पढ़ा, कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। वही क्वेश्चन अलग अलग भाषाओं में बार बार पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार इसलिए पूछा जाता है कि लोग गलती से इसका आंसर 26 जनवरी 1950 देते हैं। लेकिन दोस्तों 26 जनवरी 1950 को मैं आपको बताऊं कि संविधान लागू किया गया था, ना कि अपनाया गया था। अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। या एमपीपीएससी 1998, एमपीपीएससी 2010 बार बार यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? यहां पर देखेंगे दोस्तों शब्द आया है कब लागू हुआ, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम सभी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए विस्तृत रूप से इसके बारे में हम पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अर्थात दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ध्यान रखेंगे दोस्तों, लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को किसने अपनाया था? संवैधानिक सभा द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए 11वें अधिवेशन में। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, अपनाया गया? किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ। वही क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग शब्दों का उपयोग कर पूछा जा रहा है। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित 26 नवंबर 1949 को किया गया। अगला प्रश्न, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहां से? बंबई प्रेसिडेंसी से। आइए विस्तृत रूप से इसके बारे में पढ़ते। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्याग पत्र देकर रिक्त की थी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, M.R. जयकर ने त्याग पत्र दिया था। किसके लिए? भीमराव अंबेडकर जी के लिए अपनी सीट को रिक्त किया था। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभीष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। अतः स्पष्ट है कि अभीष्ट उत्तर विकल्प बी है। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? भीमराव अंबेडकर जी के जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में हुई। आइए और पढ़ते हैं विस्तृत रूप से। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों, 1935 के पारित होने के रूप में 1935 अधिनियम पारित हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। यह भी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न, कथन ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल सही, भारत का संविधान आवश्यकताओं की पूर्ति करता है देश के। कारण, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। गृहीत संविधान बिल्कुल सही दोस्तों, आइए पढ़ेंगे भी इसके बारे में। तो कथन ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन दोनों आपस में इंटरलिंक नहीं कर रहे हैं, अर्थात जो कारण है ये स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आइए और पढ़ते हैं इनके बारे में। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। गृहीत संविधान शब्द क्यों लाया गया? क्योंकि इसके तथ्य और विचार अन्य देशों के संविधानों से भी ग्रहण किए गए हैं, लिए गए हैं। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। 15 वर्ष के लिए वयस्क मताधिकार स्थगित करने की बात किसने की थी? मौलाना आजाद जी ने किया था। आइए और पढ़ते हैं इनके बारे में। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? यह शब्द कहा था महात्मा गांधी जी ने। क्या कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। और पढ़ते हैं इनके बारे में।
भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी जी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, आइवर जेनिंग्स का कथन है ये। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि वह भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? यह शब्द कहा था ऑस्टिन ने। आइए और पढ़ते हैं इनके बारे में। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? कितनी थी दोस्तों? ए नंबर अर्थात 15 में। इसके बारे में हमने इसके पहले वीडियो में शॉर्ट रिवीजन नोट्स में पढ़ा भी था और उनके नाम भी अगर आपको जानने हैं तो इसके पहले वाले वीडियोस में जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे इसी तरह के सारे क्वेश्चनों का समावेश जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं क्विक रिवीजन के बाद, सारे क्वेश्चंस उसी टॉपिक के हम आपको दे सकें। तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों।